हेलो प्रिय छात्रों, पारासर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शशिकांत पारासर आज आपको कक्षा 10 और 12वीं का के लिए मैं अलंकार परिचय करा रहा हूँ, जो व्याख्या में भी आवश्यकता होती है विशेष में लिखने के लिए कि इस पद में कौन सा अलंकार है, इस व्याख्या में कौन सा अलंकार रहा है। अपन ऐसी सब चीज़ों को अलंकार संबंधी जो बातें होती हैं उन सबको अपन विशेष में लिखते हैं। और कक्षा 12वीं में तो अलंकार चलते ही हैं, सिलेबस में ही हैं, जैसे अनुप्रास है, रूपक है, श्लेष है, यमक है। तो मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय कराता हूँ अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और अलंकार के बारे में कि अपन कैसे अलंकारों का प्रयोग करते हैं। देखिए आप, अलंकार कहते किसको हैं? अलंकार होता है अलम क्रियते इति अलंकार, अलम करोति इति अलंकार। अर्थात कहने का आशय यह है, अलम करोति इति अलंकार, जो सुशोभित करे, जो सुशोभित करे, जो सुशोभित करे वही अलंकार है। जो सुशोभित करे वही अलंकार है। जैसे कोई नारी होती है, वो आभूषण पहनने से सुंदर लगने लगती है, उसी प्रकार काव्य में भी अलंकार का प्रयोग करने पर काव्य सुंदर लगने लगता है। उसके अंदर सुंदरता उत्पन्न हो जाती है, वो सुंदरता बढ़ जाती है, उत्पन्न नहीं कह सकते हैं, बढ़ जाती है उसकी सुंदरता। तो काव्य में अलंकार सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा कि अलंकार कहते किसको हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, तत्व या गुणों को अलंकार कहते हैं। जैसे आचार्य दंडी ने लिखा है संस्कृत में कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। हिंदी में उसका यदि अपन अनुवाद करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण, तत्व या धर्म भी कह सकते हैं। तीनों एक ही बात है, गुण कह लो, तत्व कह लो, धर्म कह लो। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, गुण, तत्व कोई भी हो उसे अपन अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को अलंकार कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकार के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए हैं। काव्य में अलंकार के भेद, तो सबसे पहले आता है शब्दालंकार और दूसरे नंबर पे आता है अर्थालंकार। दूसरे नंबर पे आता है अर्थालंकार। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। आप ध्यान देना कि शब्द पर आधारित जो अलंकार होता है, शब्द के माध्यम से जहां काव्य में शोभा बढ़ती है वहां शब्दालंकार होता है, जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है वहां अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार शब्द के माध्यम से होता है, अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से होता है। तो शब्दालंकार में कौन कौन से इसके भेद है मैं आपको बताई देता हूं। आपके 12th क्लास में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है नंबर 1 पे अनुप्रास, नंबर 2 पे है यमक और नंबर 3 पे है श्लेष। ये 12th क्लास में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत इनको रखा गया है। और अर्थालंकार में आपके लिए सिलेबस में कौन कौन से हैं, जैसे नंबर 1 उपमा, नंबर 2 रूपक, नंबर 3 उत्प्रेक्षा, नंबर 4 उदाहरण, ये भी एक अलंकार है, उदाहरण अलंकार होता है। और एक बचता है विरोधाभास, विरोधाभास भी एक अलंकार है। और ये अनिवार्य हिंदी में होने के कारण मैथ वाले बच्चों को, साइंस वाले बच्चों को और आर्ट वाले बच्चों को सबको ही इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। परीक्षा में वो पूछेगा कैसे, एक अलंकार की परिभाषा आप अच्छे से ध्यान रखें। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, गुण या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद भी पूछ सकता है वो आपसे, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 2 ही भेद होते हैं, शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। आप ढंग से आप इनको याद करके जाए परीक्षा में। शब्दालंकार कौन कौन से ये भी पूछ सकता है कि अनुप्रास, यमक, श्लेष। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है अनुप्रास कैसा अलंकार है? शब्दालंकार है। यमक कैसा अलंकार है? शब्दालंकार है। आपसे ऐसे पूछा अर्थालंकार में उपमा,
रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको अनुप्रास का परिचय कराता हूं बच्चों। आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हो, आप नोट कर लो। मैं अब इसको साफ किए देता हूं। अब मैं आपको प्रथम अलंकार जो अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार ज्यादातर हर जगह पे होता है जहां छंद होता है, और ये ज्यादातर होता ही है क्योंकि इसके 5 भेद माने गए हैं। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं अनुप्रास होता क्या है। वैसे तो इसके 5 भेद होते हैं। वृत्यानुप्रास होता है, नंबर 2 पे छेकानुप्रास होता है, नंबर 3 पे श्रुत्यानुप्रास होता है, नंबर 4 पे लाटानुप्रास होता है, नंबर 5 पे अंत्यानुप्रास होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ अनुप्रास बताना चाह रहा हूं। आप देखिए अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। देखो अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ ही होता है अनु प्र प्लस आस, अनु प्र प्लस आस, अनु प्लस प्र प्लस आस। अनु माने बार बार, प्र माने विशेष रूप से, अनु माने बार बार, प्र माने विशेष रूप से, आस माने रखना या बिठाना। ठीक है, तो जहां एक बात ध्यान रखने की है कि अनुप्रास अलंकार में आप वर्ण का ध्यान रखें, ना कि शब्द का। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है। इसकी परिभाषा है कि जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, किसी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट। किसी वर्ण की आवृत्ति, जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, 2 या 2 से अधिक बार होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार कहां होता है? जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। आप जानते हो वर्ण क्या होता है? वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं, वे जो लिखे हुए चिन्ह हैं, वे सभी वर्ण हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ण की आवृत्ति, आप अनुप्रास में वर्ण की ही आवृत्ति ध्यान रखें, वर्ण की ही आवृत्ति। बच्चे गलती कहां करते हैं कि वर्ण की जगह पर लिख देते हैं शब्द, शब्द लिखने से वो गलत हो जाता है। आप वर्ण की आवृत्ति का ध्यान रखें, ये बहुत बहुत, और एग्जामिनर का ध्यान भी इसी पे होता है कि वो वर्ण लिख रहा है बच्चा कि शब्द लिख रहा है। ठीक है, तो जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, यदि हमने ये पंचम वर्ण लगाया है कुंचित, ये या, तो इस पर से अनुस्वार हटा दो, कानन कुंडल कुंचित केसा। इस उदाहरण में कौन सा वर्ण रिपीट हो रहा है बार बार? ज्यादातर एक तो क। तो जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति आना, वर्ण का आना 2 या 2 से अधिक बार होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो जब काव्य में जब एक ही वर्ण पूरे लाइन में रिपीट हो, पूरे वाक्य में आवृत्ति हो रही है, तो वहां इसका एक भेद है। मैं यही बता देता हूं आपको, वृत्य अनुप्रास, अनुप्रास का एक भेद है वृत्य अनुप्रास। तो यहाँ पर वृत्य अनुप्रास होता है। ठीक है, और जहां पर चेंजिंग हो जाए, जहां पर परिवर्तन हो जाए, जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहां पर एक बार वर्ण की आवृत्ति हुई, यहां पर वर्ण की आवृत्ति चेंज हुई, परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे क की आवृत्ति एक बार होने के बाद में दूसरा वर्ण भा है, भा की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास का दूसरा भेद माना जाएगा छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि जरे जाऊ जो जीवन जाने की नाथ, जिए जग में तुम रे बिनु है। जर जाऊ जो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुमरे बिनु है। तो ऐसे पूरे वाक्य में
ज वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। देखा जाए तो वृत्त अनुप्रास है, क्योंकि पूरे वाक्य में रिपीट एक ही वर्ण हो रहा है। और काफी सारे उदाहरण हैं, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीत बकाइए, इसमें भवर्ण की आवृत्ति, इसलिए जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप इसे नोट करना चाहें नोट कर लो कि अनुप्रास अलंकार है, मैंने अच्छे से बताया। होते तो इसके पर प्रमुख रूप से दो ही भेद हैं इसके जो ज्यादातर आते हैं, वृत्त्यानुप्रास और छेकानुप्रास। एक लास्ट जो पंचम है इसका वो है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास तो सब में ही होता है, जहां छंद तुक ताल गति यति, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, र जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोग उजागर, तो र नीचे वाली लाइन में भी है ऊपर वाली लाइन में भी है। लेकिन वंत्यानुप्रास में क्या है कि स्वरों की आवृत्ति होती है। यदि हम इस पे हलंत लगा दें रा पे तो छोटा आ निकल आएगा ना, आ निकल आएगा, और यदि यहां भी कर दें तो यहां भी छोटा आ हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वरों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अंत्यानुप्रास हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? अंत्यानुप्रास। ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि गहनता से अध्ययन नहीं करना है। 10th 12th वालों को अलंकार के विषय में अनुप्रास का जो अध्ययन करना है वो वर्ण की आवृत्ति से लेकर और वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास को ही आप ध्यान में रखें, क्योंकि लाटानुप्रास का कोई उदाहरण 12th क्लास में है ही नहीं, आरो में, आरो भाग 2 में है ही नहीं। पर लेकिन आप तो वैसे यदि पूछा जाए आपसे कि अनुप्रास के कितने भेद होते हैं तो आप बता देना परीक्षा में 5 भेद होते हैं। नाम नहीं पूछेगा, ठीक है, आप नोट कर लें। अब मैं यहाँ से आगे जो शेष जो अध्यापन कार्य कराऊंगा मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। आप अगले पार्ट को देखें, इसको सब्सक्राइब करें। हाँ प्रिय छात्रों, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करो कीजिए। और मैं यदि आपकी समझ में नहीं आया किसी की में तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं और अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।